हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, टॉपिक का नाम है रिएक्शन। बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के रहें या उसके आगे के सेमेस्टर्स के रहें। रिएक्शन निकालने में लगभग बच्चों को प्रॉब्लम होता है। कई बार होता है कि वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं, इस वजह से वो उनका प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का फोकस ये है कि मैं आपको रिएक्शन कैसे निकाला जाता है उसका एक मैं आपको ओवरव्यू दूं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ, उसको मैं सॉल्व करूंगा। अगर आपका डिमांड रहेगा तो मैं और इसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा रिएक्शन के ऊपर। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो बच्चों को पढ़ना है, खास करके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम समझते हैं कि फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। तो फर्स्ट ईयर में जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन। तो जब तक आपको रिएक्शन निकालने नहीं आएगा तो आप, और खास करके वैसे बच्चे जो आगे के सेमेस्टर्स में, जो सेकेंड ईयर में हैं, तो उनको मेरा ये कहना है, उनके लिए एक्चुअली मुझे ये कहना है कि अगर रिएक्शन आपको निकालने नहीं आता है तो आप आगे जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे होंगे, आगे स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे होंगे, वहां पे भी आपको दिक्कतें आएंगी। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है रिएक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या आप आगे के सेमेस्टर्स के स्टूडेंट हो। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि आपके तो एग्जाम में ही आता है कि फाइंड रिएक्शन करके, और बहुत आसान होता है रिएक्शन फाइंड करना। हम उम्मीद करते हैं यहां पे मैं जो प्रोसेस आपको बताऊंगा सॉल्व करने का, अगर आप उस प्रोसेस को एक बार समझ जाएंगे, इजीली आप टफ से टफ क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जो बच्चे आगे के सेमेस्टर में होंगे उनको एक आइडिया हो जाएगा कि रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ताकि आप जब आगे के सेमेस्टर्स में जाएंगे या जो होंगे सेमेस्टर्स में, जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे होंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे होंगे, इस टाइप के टॉपिक्स आप पढ़ रहे होंगे, वहां पे आपको रिएक्शन निकालने में दिक्कतें नहीं आएंगी, हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, ये एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया है। आई होप सो यहाँ पे क्वेश्चन सब लोगों को क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। क्वेश्चन को पहले आप लोग सारे लोग ध्यान से देख लें। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर कुछ इस टाइप का लोड एक्ट कर रहा है और आपको बताना है रिएक्शन क्या होगा। पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, व्हाट इज रिएक्शन। मैं पहले बता दूं, जो बच्चों को नहीं पता है रिएक्शन किसको कहते हैं, मैं पहले वो क्लियर कर देता हूं। रिएक्शन होता क्या है? देखिए, रिएक्शन का एक सिंपल सा मतलब होता है रिएक्शन। व्हाट इज रिएक्शन? देखिए, रिएक्शन सिंपल सा कहते ये है कि कोई भी बीम जो हम लोग लेते हैं, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, इस टाइप के कोई भी हम अगर बीम लेते हैं जहां पे भी वर्टिकल सपोर्ट्स हमारा दिया हुआ होता है, जैसे अगर ये हमारा मान के चलो कोई हॉरिजॉन्टल मेंबर है और ये दो कोई वर्टिकल मेंबर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल मेंबर पे जब कोई लोड आप ऐड कराएंगे, कोई भी लोड जब ऐड करेगा, तो अल्टीमेटली ये लोड कहां ट्रांसफर होगा? इस सपोर्ट की तरफ। और ये लोड कहां ट्रांसफर होगा? इस सपोर्ट की तरफ। तो जो मेरा सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट क्या चाहेगा? अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना। ये जो मेरा जो दोनों सपोर्ट यहां पे आप देख रहे हैं, ये दोनों सपोर्ट क्या चाहेगा? ये जो मेरा लोड एक्ट कर रहा होगा इस हॉरिजॉन्टल मेंबर पे, इस लोड को बैलेंस कर सके और इक्विलिब्रियम में भी रहे। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा सपोर्ट क्या करेगा कि ये जो लोड्स जो हमारा एक्ट कर रहा था हॉरिजॉन्टल मेंबर पे, जो अल्टीमेटली इन दोनों सपोर्ट पे ट्रांसफर हुआ, तो सपोर्ट बेसिकली क्या करेगा? इन दोनों लोड को बैलेंस करने के लिए, ये जो एक्सटर्नल लोड आ रहा था इसको बैलेंस करने के लिए सपोर्ट क्या करेगा? अपने तरफ से एक इंटरनल फोर्स लगाएगा, अपने तरफ से एक इंटरनल फोर्स अप्लाई करेगा और कोशिश ये करेगा, और वो जो इंटरनल फोर्स जो अप्लाई करेगा सपोर्ट, वही इंटरनल फोर्स को हम कहते हैं रिएक्शन। वही होता है रिएक्शन, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो रिएक्शन तभी इंड्यूस करेगा किसी सपोर्ट में जब उस सपोर्ट चाहेगा अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लोड इस पे ट्रांसफर होगा तो ये लोड क्या, ये लोड चाहेगा कि इसको सेटल करा दें। तो इस सपोर्ट क्या चाहेगा? इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए सपोर्ट क्या करेगा? एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स जो है वो अप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। उसी रेजिस्टिव फोर्स को हम कहते हैं रिएक्शन, और यही हम लोग को इस पर्टिकुलर टॉपिक में निकाल के दिखाना होता है। आपने थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा रिएक्शन के बारे में। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि रिएक्शन बेसिकली हम लोग किसको कहते हैं,
क्लियर हो गया आपको? चलिए, अब इसी रिएक्शन को बेसिकली आपसे बोल रहा है फाइंड करके निकालने के लिए। यही जो आप रिएक्शन जो देख रहे हैं उसी को बोला है फाइंड करने के लिए। सपोर्ट पे जो रिएक्शन आएगा, जैसे इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, ये जो आप एक देख रहे हैं ये आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है और यहां पे एक सपोर्ट है और यहां पे एक सपोर्ट है। अगर आप इन दोनों सपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, इस टाइप के सपोर्ट को हम कहते हैं क्या, इस टाइप के सपोर्ट को हम कहते हैं क्या, हिंज सपोर्ट, और इधर वाले सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, रोलर सपोर्ट। ठीक है, जिसके नीचे एक चक्का लगा हुआ होगा और इसमें कुछ हम इस टाइप से हैच टाइप का दिखाते हैं। तो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक तरफ लगा हुआ है हिंज सपोर्ट और एक तरफ लगा हुआ है रोलर सपोर्ट, और अब हमसे कह रहा है कि इस बीम के ऊपर कुछ लोड एक्ट कर रहा है, तो उसके वजह से ये लोड अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर होगा, इन सारे सपोर्ट के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो ये जो दोनों सपोर्ट आपको दिख रहा है, एक तरफ हिंज और एक तरफ रोलर, तो ये जो सपोर्ट जो रेजिस्टिव फोर्स देगा ताकि इन सारे फोर्स को बैलेंस कर सके, उसी रेजिस्टिव फोर्स को जिसे हम रिएक्शन कहते हैं, उसी की वैल्यू फाइंड करके बताइए क्या होगी। यही आपसे क्वेश्चन में सिंपली पूछा है। तो रिएक्शन हम समझते हैं क्या, किस चीज को बोलते हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग उसको फाइंड कैसे करते हैं, अब हम थोड़ा सा वो देखते हैं कि रिएक्शन हम लोग कैसे फाइंड करके निकालते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है, समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे रिएक्शन निकालने के लिए बोलता है, स्पेशली जो बच्चे फर्स्ट ईयर के वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे ये कहना है, अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे जिसमें एक तरफ आपको हिंज दिख रहा हो, एक तरफ रोलर दिख रहा हो, तो सबसे पहले आप इसका बना लें फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन जो बच्चे आगे के सेमेस्टर्स में देख रहे हैं, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब ये होता है कि जो भी इसके ऊपर लोड लग रहा है, चाहे एक्सटर्नल लोड चाहे इंटरनल लोड, कोई सा भी लोड है, उस सबको एक जगह करके आप दिखा दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे इस पर्टिकुलर फिगर में सिर्फ आपको एक्सटर्नल लोड दिख रहा होगा, इंटरनल लोड जो दोनों सपोर्ट पे आ रहा है वो आपने तो यहां पे नहीं दिखाया है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बेसिकली हम करते क्या है कि वही जो इंटरनल फोर्स है जिसको हम रिएक्शन कहते हैं, जिसको हमको फाइंड बेसिकली करना है, उसको भी यहां पे हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, तो चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फिर से हम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर ड्रॉ कर लेंगे जो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। इस पे जो लोड लग रहा है वो दिखा दीजिए। एक लोड लग रहा है मेरा 5 किलो न्यूटन का। इसके बाद हमारा क्या लग रहा है बेसिकली, या पहले काम करते हैं, पहले इसको बनाने से पहले, लोड को यहां दिखाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल मेंबर दिखा देते हैं। ठीक है, ये सीधा सा हॉरिजॉन्टल मेंबर। इसके बाद यहां पे क्या दिख रहा है, रोलर, तो यहां पे सपोर्ट दिखाना होगा, यहां पे एक सपोर्ट दिखाना होगा, सॉरी यहां पे हिंज है तो यहां हिंज, यहां रोलर है तो यहां रोलर। ये सपोर्ट ए है, ये सपोर्ट बी है। अब आपने पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि कभी भी किसी रोलर, अगर आपके पास हिंज सपोर्ट दिया हुआ है तो हिंज सपोर्ट पे जो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन जो आता है, आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन जो हमारा किसी भी हिंज सपोर्ट पे आता है वो कितना आता है, वो हमेशा 2 आता है। कैसे कैसे आता है, एक हमारा आता है वर्टिकल फॉर्म में और एक हमारा आता है किस फॉर्म में, एक हमारा आता है बेसिकली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। याद रखिएगा, किसी भी हिंज सपोर्ट में, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा मैकेनिक्स के, कि अगर हमारे पास कोई हिंज सपोर्ट होता है तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, कभी भी अगर हिंज सपोर्ट दिया रहेगा तो उस पर हमेशा 2 रिएक्शन आएगा, ऐसे याद रखिए, या 2 रेजिस्टिव फोर्स हमेशा आता है, ऐसे याद रखिए। एक हमारा आता है वर्टिकल के फॉर्म में और एक आता है हमारा हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में। क्लियर है ये चीज? चलिए, सिमिलरली अगर हमारे पास कोई रोलर सपोर्ट है, इस टाइप से अगर हमारे पास क्या है, कोई रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पे याद रखिएगा हमेशा हमारा जो अननोन रिएक्शन आता है, जिसको हम रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं, वो हमेशा एक आता है और वो हमेशा आता है वर्टिकल नेचर का, दैट इज वी के फॉर्म में। तो अक्सर ऑब्जेक्टिव में खास करके जो बच्चे फर्स्ट ईयर है उनसे पूछा जाता है कि किसी भी हिंज सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितना होता है, याद रखिएगा हमेशा 2 होता है, एक वर्टिकल के फॉर्म में और एक हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में। और रोलर में कितना नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन होता है, हमेशा 1 होता है वर्टिकल के फॉर्म में। अब इसका पूरा थ्योरी पार्ट है,
कैसे उसमें 2 आ रहा है, कैसे इसमें 1 आ रहा है, वो उसका थ्योरी पार्ट है। जब आपने रिएक्शन टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। जब आपने टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। अगर बाय चांस आपसे छूट गया है तो आपका जैसा डिमांड आएगा मैं उसको वापस से बता दूंगा शुरू से, कैसे टाइप सपोर्ट क्या होता है, कितने तरह का सपोर्ट होता है, बीम क्या होता है, कितने तरह का बीम होता है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप बताएंगे, मैं आपका उसका एक वीडियो, सेपरेट वीडियो ही मैं उसका बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा हिंज सपोर्ट पे 2 अननोन रिएक्शन, और एक मेरा है रोलर सपोर्ट जिस पे आएगा नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन 1 आएगा। अब क्योंकि यहां पे हिंज था तो यहां पे 2 रिएक्शन दिखाएंगे, एक वर्टिकल के फॉर्म में। फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब होगा इस हिंज पे जो अननोन रिएक्शन आ रहा था उसको अब आप दिखाइए, इस हिंज को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो एक वर्टिकल फॉर्म में आता है जिसको हम वी कहेंगे, और क्योंकि ये ए है तो यहां पे जो रिएक्शन आएगा उसको हम लोग कह देते हैं वी ए। कई बार आप इसको आर ए भी कह सकते हैं, आप इसको वी ए बोलिए, वर्टिकल रिएक्शन एट ए, या फिर आर ए का मतलब हो जाएगा रिएक्शन एट ए। दूसरा, अब यहां पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा, जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखाया, इस डायरेक्शन में हो सकता है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करे। तो अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि मेरा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, हम इस डायरेक्शन में दिखाएं कि हम इस डायरेक्शन में दिखाएं। अब उस डायरेक्शन के लिए आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये जो फिगर है जिसमें एक इंक्लाइंड फोर्स आपको दिख रहा होगा, अगर आप इस फोर्स को ध्यान से देख रहे होंगे तो ये फोर्स कितना है, 4 किलो न्यूटन का है, जो कुछ 135 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल पूछे, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालने के लिए पूछे तो ये एंगल क्या हो जाएगा बताइए, 180 माइनस 135 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री हो जाएगा। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल थीटा, 45 डिग्री। अब अगर इस फोर्स को मैं रिजॉल्व करूं, अगर इस फोर्स को मैं रिजॉल्व करूं तो ये अगर मैं थीटा के साथ रिजॉल्व करूंगा तो कॉस थीटा, थीटा के अपोजिट करूंगा तो साइन थीटा। कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि अगर इस फोर्स को मैं रिजॉल्व करता हूं, मैं अच्छा ये कलर ले लेता हूं डिफरेंट, चलिए अगर इस फोर्स को मैं फॉर एग्जांपल रिजॉल्व करता हूं, जब मैं इधर रिजॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 cos 45 डिग्री, और जब मैं कॉस के अपोजिट में थीटा के अपोजिट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 4 sin 45 डिग्री। ठीक है, तो एक हमारा इस नेचर का आया और एक हमारा वर्टिकल नेचर का, जब मैंने जो मेरा फोर्स इंक्लाइंड था उसको जब मैंने रिजॉल्व किया, जब मैंने एंगल के साथ रिजॉल्व किया तो कॉस, एंगल के अपोजिट किया तो साइन, इस टाइप से रिजॉल्व हो गया। अब देखिए ये जो मेरा फोर्स है 4 cos 45 डिग्री का, ये बीम को किधर शिफ्ट करा रहा है, इधर की तरफ मूव करा रहा है। देखिए ये लोड का डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो जब लोड का डायरेक्शन इधर है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जब ये फोर्स इधर की तरफ बीम को शिफ्ट कराएगा तो रिएक्शन हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो मतलब कहने का है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस टाइप से होगा, और उसको हम कहेंगे एच ए। इसका डायरेक्शन इधर मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि ये 4 cos 45 डिग्री का फोर्स बीम को इधर की तरफ शिफ्ट कराएगा, तो रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आता है, इसलिए मैंने यहां पे दिखाया इसका डायरेक्शन एच ए। अब इसके बाद यहां पे रोलर था, तो रोलर पे नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितना आता है, 1 आता है, सिर्फ वर्टिकल के फॉर्म में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इस टाइप से V सफिक्स B, या फिर मैं लिख सकता हूं आर बी, वी भी लिखूं या मैं आर बी लिखूं। ये मैंने पहले क्या दिखा, जो सपोर्ट था उसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। उसके बाद अब जो जो लोड लग रहा है वो मैं दिखा देता हूं। यहां पे जो लोड लग रहा है, एक लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का, ठीक है, और ये कितने दूरी पे है, यहां से ये जो है ये 2 मीटर के दूरी पे है। इसके बाद सी से लेके इस डी पॉइंट तक एक यूडीएल लग रहा है। कौन सा लोड लग रहा है, यूडीएल, और यूडीएल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। जो मेरा यूडीएल एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू है 1.5 किलो न्यूटन मीटर। तो आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कि अगर कभी भी किसी बीम पे यूडीएल एक्ट करता है तो उसको हम लोग रिएक्शन जब उसका फाइंड करते हैं यूडीएल के लिए, तो उसको हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी बीम के ऊपर जब यूडीएल एक्ट करता है तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं पॉइंट लोड में, कभी भी। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट ईयर के अलावा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कभी भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके यहां पे नहीं दिखाइएगा। आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट अपने दिमाग में कीजिएगा, अपने माइंड में कीजिएगा, यहां पे करके नहीं दिखाइएगा। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट ईयर के देख रहे हैं, आप उसको आराम से पॉइंट लोड में यूडीएल को कन्वर्ट करके यहां पे दिखा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर होंगे,
जो बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो बच्चे स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे होंगे, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप यूडीएल को पॉइंट लोड में जो कन्वर्ट कीजिएगा अपने माइंड में कन्वर्ट करिएगा, यहां पे करके नहीं दिखाइएगा वरना मार्क्स कट जाएगा। चलिए क्यों ऐसा करते हैं, आई होप सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको पता होगा क्यों हम लोग कन्वर्ट यहां पे करके नहीं दिखाते हैं, उसका भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन मेरा नहीं है, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट ईयर के वीडियो को देख रहे होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इजिली कन्वर्ट करके यहां पे दिखा सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आखिर यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दिमाग में उठ रहा होगा कि सर यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए मैं यहां पे सिंपल कन्वर्जन बता रहा हूं, जिनको नहीं आता है सीख लीजिए। अगर मान के चलिए कोई बीम है जिसके ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है इस टाइप से, और ये यूडीएल कितने स्पैन पे एक्ट कर रहा है, मान के चलिए एल स्पैन पे एक्ट कर रहा है, और इस यूडीएल की वैल्यू है मान के चलिए डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो जब आप इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इसी टाइप से पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा, सिंपल सा बात है एकदम। यूडीएल को पॉइंट लोड में करेंगे तो पॉइंट लोड को हम इसी टाइप से दिखाते हैं। अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन उठ रहा होगा, पहला कि जब ये सर पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया ये यूडीएल, तो इस पॉइंट लोड की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यूडीएल की वैल्यू तो डब्ल्यू थी, तो क्या ये पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट हुआ होगा तो इसकी वैल्यू भी डब्ल्यू ही होगी, या डब्ल्यू ही लेंगे या कोई और लेंगे। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा। दूसरा आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर जब मैंने और ये जो यूडीएल था ये तो एल स्पैन पे एक्ट कर रहा था, अब ये जो पॉइंट लोड कन्वर्ट हुआ ये कहां पे कन्वर्ट हुआ, इस स्पैन एल स्पैन पे जिस पे यूडीएल लग रहा था ये पॉइंट लोड कहां पे कन्वर्ट हुआ, ये आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो चलिए मैं आपके दोनों क्वेश्चन का जवाब देता हूं बारी बारी। पहला, जब भी आप यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो इसी टाइप से कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में। दूसरा, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, राइट। अब तो पॉइंट लोड की वैल्यू क्या होती है जब उसको कन्वर्ट करते हैं, तो याद रखिएगा पॉइंट लोड की वैल्यू होती है जो भी यूडीएल की वैल्यू थी, मतलब जितने भी इंटेंसिटी का यूडीएल एक्ट कर रहा था, W इनटू है ये, इनटू जो जितने स्पैन पे यूडीएल एक्ट कर रहा था, याद रखिएगा जितने स्पैन पे यूडीएल एक्ट कर रहा था उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो भी यूडीएल की वैल्यू थी, जो भी इंटेंसिटी का यूडीएल एक्ट कर रहा था, और जितने स्पैन तक यूडीएल एक्ट कर रहा था उतने स्पैन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पॉइंट लोड की इंटेंसिटी निकल जाएगी। कहने का मतलब है तो पॉइंट लोड की इंटेंसिटी क्या होगी, डब्ल्यू था यूडीएल जो लग रहा था उसकी इंटेंसिटी, और कितने स्पैन पे लग रहा था, एल पे, तो पॉइंट लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, अब ये कहां पे पॉइंट लोड कन्वर्ट हुआ होगा, क्योंकि यूडीएल तो मेरा पूरे एल स्पैन पे लग रहा है, तो याद रखिएगा ये हमेशा कन्वर्ट होगा स्पैन के बिल्कुल सेंटर पे, मतलब ये पॉइंट लोड यहां से यहां कन्वर्ट हुआ होगा L/2 डिस्टेंस पे, और यहां से यहां कन्वर्ट हुआ होगा L/2 डिस्टेंस पे। तो ये था एक सिंपल कन्वर्जन यूडीएल का पॉइंट लोड में। ठीक है, अब उसी चीज को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए ये जो मेरा यूडीएल जो मैंने ग्रीन से दिखा रखा है इसकी वैल्यू क्या है, 1.5 किलो न्यूटन मीटर। अब ये यूडीएल जो कि मेरा ये पॉइंट सी है और सी से डी तक में कुछ यहीं पे कन्वर्ट हुआ होगा इस टाइप से। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा ये यूडीएल जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ, ये जो मैंने यहां दिखाया, तो इसकी वैल्यू क्या लें, 1.5 लें या कुछ और लें। तो मैंने क्या बताया, जो भी यूडीएल की वैल्यू होगी और जितने स्पैन पे यूडीएल एक्ट कर रहा होगा उन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इस पॉइंट लोड की वैल्यू होगी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंटू, और कितने स्पैन पे यूडीएल एक्ट कर रहा है, यहां से यहां तक का स्पैन कितना है, 2 मीटर, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 2। क्लियर है चीज। नाउ अब ये यूडीएल हमारा कहां पे कन्वर्ट हुआ होगा, पॉइंट लोड कहां पे कन्वर्ट हुआ होगा, तो जितने स्पैन पे यूडीएल लग रहा था उसके सेंटर पे। अब ये यूडीएल कितने स्पैन पे लग रहा था, 2 मीटर पे, तो मतलब मालूम ये चला सी से लेके यहां तक का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 मीटर, और यहां से लेके यहां तक का वैल्यू भी होगा 1 मीटर, और ये वाली जो पॉइंट होगी इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट डी। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा डी। क्लियर है चीज, पॉइंट लोड हमको समझ में आ गया। नाउ अब इस पर्टिकुलर डी पॉइंट पे देखिए दो हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है इस टाइप से, जिसको मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है। एक देखिए हमारा इस टाइप से एक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू है 4 cos 45 डिग्री, और एक हमारा यहां पे इस टाइप से एक्ट कर रहा होगा 4 sin 45 डिग्री। यही हमारा हो गया कन्वर्जन। ये अब मेरा फाइनल फिगर बन गया, ये मेरा फाइनल बन गया। अब इसी को यूज करके हम रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालने का मतलब क्या, रिएक्शन क्या वैल्यू निकालेंगे,
इस RA की वैल्यू, इस RB की वैल्यू और इस HA की वैल्यू। रिएक्शन निकालने का मतलब यही तो है कि जो सपोर्ट पे जो अननोन रिएक्शन है उसको फाइंड कीजिए। देखिए सपोर्ट ए पे अननोन रिएक्शन कौन कौन सा है, RA और HA, चाहे VA और HA बोलिए, जो भी आप बोलिए, और यहां पे क्या है RB। तो हमको बेसिकली रिएक्शन निकालने का मतलब क्या है, क्या फाइंड करके निकालना है, हमको फाइंड करके निकालना है RA, RB एंड HA, यही तीन वैल्यू हमको फाइंड करके बताना है। और एक्चुअल फिगर मेरा यहां पे ये वाला बन के तैयार है। आप चाहें तो इस वैल्यू को आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1.5 इंटू 2 कर दीजिए तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 3। तो 1.5 इंटू 2 कर दीजिए तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे रब कर देता हूं और यहां पे थोड़ा स्पेस बचाने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं 3 किलो न्यूटन। 1.5 इंटू 2 करके 3 किलो न्यूटन। अब ये मेरा बन गया एक्चुअल फिगर। अब इस फिगर को यूज करके हम रिएक्शन फाइंड करेंगे, दैट इज RA, RB एंड HA। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। अब कभी भी रिएक्शन फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हमारा जो सिंपल स्टेप होता है रिएक्शन फाइंड करने के लिए वो होता है अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कंडीशन लगाते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग यहां पे अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए कभी भी रिएक्शन आपको निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या लगाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में कि कोई बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में तभी रहता है जब उसके ऊपर जो तीन फोर्सेस का इफेक्ट जीरो हो जाए। पहला, जो भी उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा उसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाए। उस पर्टिकुलर बॉडी पे जो भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहा होगा उसका नेट इफेक्ट उस पे जीरो हो जाए। और अल्टीमेटली उस बॉडी पे कोई मोमेंट एक्ट कर रहा हो उसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाए, तो बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, तो उसी तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करके हम यहां पे अपना रिएक्शन फाइंड करेंगे। और वो तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या है, पहला है हमारा समेशन H इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि जो मेरा क्वेश्चन है उस पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे होंगे सबका सबमेशन 0 के बराबर होना चाहिए। दूसरा, उसके ऊपर जो भी वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर उसका सारे का रिजल्टेंट 0 के बराबर होना चाहिए। और अल्टीमेटली तीसरा, उस बॉडी पे जो भी मोमेंट एक्ट कर रहा होगा उसका रिजल्टेंट 0 के बराबर होना चाहिए। ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर कोई बॉडी सेटिस्फाई कर देगा तभी वो बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर है चीज, अंडरस्टूड है। अब इन तीनों इक्विलिब्रियम को कंडीशन को बारी बारी लगा के हम अपना रिएक्शन फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, समेशन H इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब है ये वाले फिगर में जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा सबका सबमेशन 0 के बराबर। अब हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस लगेगा अब उसका डायरेक्शन होगा, या तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग सकता है या तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब हम किसी एक डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव मान लेंगे, किसी एक डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स को निगेटिव मान लेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे लगे, या तो इधर की तरफ लगेगा या तो इधर की तरफ लगेगा। या तो हम इधर जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव मान लेते हैं और इधर आने वाले फोर्स को निगेटिव मान लेते हैं। आप उसका उल्टा भी मान सकते हैं। तो हम यहां बेसिकली क्या मानते हैं कि जो जो फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव और जो जो फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है निगेटिव। जो भी फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव, जो भी इस डायरेक्शन में आएगा निगेटिव। अब आप बोलिएगा नहीं सर हम इसका उल्टा मानना चाहते हैं, तो मान लो आप बोलोगे इधर आने वाला फोर्स पॉजिटिव इधर जाने वाला फोर्स निगेटिव, बिल्कुल मान सकते हो, साइन कन्वेंशन है। अब इस कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं अपने इस क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा दिख रहा है, एक ये दिख रहा होगा 4 cos 45 डिग्री जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स को मैंने क्या माना है पॉजिटिव। और एक फोर्स और दिख रहा होगा HA जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस डायरेक्शन में आने वाले फोर्स को मैंने क्या माना है निगेटिव। तो दैट मींस हम यहां लिख सकते हैं 4 cos 45 डिग्री, क्योंकि इधर जा रहा था इसलिए मैंने यहां पॉजिटिव है, माइनस एक फोर्स इधर आ रहा था HA, राइट। और क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको यहां पे दिख रहा है। अब बोलिएगा सर ये VA, ये 5 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, ये सब बाबू ये तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल का मतलब इधर या इधर, वर्टिकल का मतलब होगा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रहा हो, इसको वर्टिकल कहते हैं। तो अब और तो कोई है नहीं, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इज इक्वल्स टू 0, सबका रिजल्टेंट 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग 4 cos 45 डिग्री
इज इक्वल्स टू एच ए। कैलकुलेटर आप सबके पास होगा, सॉल्व कीजिए, एच ए की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए कैलकुलेटर मेरे पास भी है, सॉल्व करके देखते हैं मेरा एच ए क्या आ रहा है। 2.82 किलो न्यूटन। देखिए आप लोग का भी आ रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना, सॉल्व करके देखिए 2.82 किलो न्यूटन। सॉल्व करके देखिए आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स 2.82 किलो न्यूटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम रख देते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो मालूम ये चला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि ये वाली वैल्यू हमारी निकल गई। अब बच गई आर ए और आरबी की वैल्यू। चलिए अब आर ए और आरबी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम अपना दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, दैट इज समेशन v इज इक्वल्स टू 0। समेशन v इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होगा ऑल दी वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। अब जो मेरा वर्टिकल फोर्स है या तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा या वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। अब आप किसी एक डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव मान लीजिए। हम क्या करेंगे, जो फोर्स अपवर्ड जाएगा पॉजिटिव और जो भी फोर्स डाउनवर्ड आएगा निगेटिव। जो फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं और जो फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ आएगा उसको हम निगेटिव मान लेते हैं। अब आप बोलिएगा नहीं सर हम उसका उल्टा मानना चाहते हैं, तो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मान लीजिए कि नीचे जाने वाला फोर्स पॉजिटिव, ऊपर आने वाला फोर्स निगेटिव, आप मान सकते हैं साइन, बट जो भी मानिएगा यहां पे दिखा दीजिएगा एटलीस्ट। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने यहां पे क्या लिया है। अब तो अपवर्ड जाने वाला फोर्स कौन कौन सा है, देखिए एक फोर्स है आर ए, जो ऊपर, ये सबसे पहला फोर्स ऊपर कौन सा जा रहा है, ये वी ए या आर ए, जिसको जो भी बोलिए, हम इसको आर ए मानते हैं। वी ए आप चाहें तो वी ए लेके भी चल सकते हैं, हम इसको आर ए लेके चल रहे हैं। तो आर ए ऊपर की तरफ जा रहा है, एक आर बी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम यहां पे दिखाते हैं जो जो फोर्स ऊपर जा रहा है वो दिखाते हैं। तो पहले सबसे पहले आर ए ऊपर जा रहा था इसलिए पॉजिटिव, अभी आरबी को मत दिखाइए। आर ए के बाद अगला लोड था, देखिए सी पे 5 किलो न्यूटन का, वो कैसे लग रहा था, नीचे की तरफ, तो निगेटिव, तो यहां लिखेंगे -5। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट के बाद एक फोर्स ये भी था जो नीचे की तरफ था, वो कितना था, 3 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लग रहा था, तो इसको भी हम यहां कर देते हैं माइनस। ठीक है, इसके बाद एक और फोर्स है, देखिए यहां पे जो डाउनवर्ड लग रहा है वो 4 sin 45 डिग्री का, जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, -4 sin 45 डिग्री। ठीक है, और एक फोर्स देखिए मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है आरबी, जिसको वीबी भी आप बोल सकते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस आरबी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये चीज, है ना। अब आप इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आर ए प्लस आरबी -5 -3 -8 -4 sin 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, तो आर ए प्लस आरबी क्या होगा, देखिए -8 -4 sin 45 डिग्री क्या हो जाएगा, देखिए तो -10.82 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा मेरा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 10.82, ये होगा मेरा। अब देखिए इसमें मेरा आर ए भी अननोन है और मेरा आर बी भी अननोन है, तो अभी इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे और इसको मान लेंगे अपना इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी मेरा आर ए और आर बी अननोन है। तो जब मैंने सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाया तो मेरा आर ए प्लस आर बी के बीच में एक रिलेशन बन के आया। अब तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। देखिए तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, मोमेंट का। अब हम यहां पे अप्लाई करते हैं अपना तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। और याद रखिएगा मोमेंट जब भी हम लोग 0 लेंगे वो हमेशा सपोर्ट पे 0 लेंगे। मतलब जो रिजल्टेंट मोमेंट हम लोग लेंगे, जो भी रिजल्टेंट मोमेंट हमारा लिया जाएगा वो हमेशा सपोर्ट पे 0 लिया जाएगा। कहने का मतलब जैसे ये है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपका सपोर्ट एक ए है और एक सपोर्ट आपका बी है, तो मोमेंट याद रखिएगा हमेशा सपोर्ट पे 0 लिया जाता है, चाहे सपोर्ट ए चाहे सपोर्ट बी, कहीं पे भी आप 0 ले सकते हैं। हम यहां पे मोमेंट कहां 0 ले रहे हैं, बी पे। बोलिएगा बी पे आप क्यों 0 ले रहे हैं, इसलिए मैं बी पे 0 ले रहा हूं क्योंकि मैंने अपना सॉल्यूशन ए से शुरू किया है और मैं अपना सॉल्यूशन एंड कहां करना चाहता हूं, बी पॉइंट पे। आप बोलिएगा नहीं सर हम मोमेंट ए पे 0 लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। फिर आपका सॉल्यूशन जो है बी से शुरू होगा, ए पे आके खत्म होगा। और हम सीधा सीधी बढ़ना चाहते हैं तो मैंने क्या अपना सॉल्यूशन में ए से शुरू करना चाहता हूं और बी पे खत्म करना चाहता हूं, इसलिए मैंने मोमेंट बी पे 0 लिया है। क्लियर है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल्स टू 0। और मोमेंट
का बेसिक मतलब क्या होता है, किसी बॉडी को किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना। तो रोटेशन या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है और या तो रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है। कहने का मतलब है या तो कोई बॉडी में रोटेशन जो है वो घड़ी के डायरेक्शन में होगा या घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में कोई बॉडी रोटेट कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये पेन को ले लूं, तो ये पेन आप देख रहे होंगे, इस पेन पे जब मैं लोड अप्लाई करूंगा, इस टाइप से जब मैं इस पेन के ऊपर मैं लोड अप्लाई करूंगा तो ये कैसे रोटेट कर रहा है, देखिए तो ये घड़ी के डायरेक्शन रोटेट कर रहा है। अगर मैं ऊपर से लोड लगा रहा हूं, इसको मान के चलिए पेन अभी स्ट्रेट है और ये मैंने लोड लगाया, घड़ी के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, रोटेट कर घड़ी के डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब लेकिन अगर मैं इस फोर्स को ऊपर की तरफ लगाता हूं, ये क्या घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो कोई बॉडी या तो घड़ी के डायरेक्शन में रोटेट करेगी या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट को माना है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो भी होगा उसको मैंने माना है निगेटिव। आप उल्टा भी मान सकते हैं, आप बोलिएगा नहीं सर क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव मानूंगा, एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मानूंगा, आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यहां पे जो ले रहा हूं मैं वो दिखा देता हूं, जो भी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा पॉजिटिव और जो भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा निगेटिव। और मोमेंट कराने के लिए क्या चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई बॉडी में तभी मोमेंट क्रिएट होगा जब उस पर्टिकुलर बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा हो और जहां पे मोमेंट कराना हो वहां तक कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस हो। ये पढ़ा होगा आपने थ्योरी में। चलिए अब हम मोमेंट कहां ले रहे हैं बाबू मेरे, सपोर्ट बी पे ले रहे हैं और हमने क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव माना है। तो सबसे पहला लोड कौन सा लग रहा है, आर ए लग रहा है और मोमेंट कहां पे मैं जीरो ले रहा हूं, बी पे। तो आर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है बताइए तो। ये डिस्टेंस भी 2 मीटर है, मैं लिखना भूल गया हूं, देखिए यहां पे 2 मीटर है। तो आर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है, देखिए तो 2 मीटर प्लस 1 3 मीटर प्लस 1 4 मीटर और प्लस 2 6 मीटर। और ये कैसे रोटेट कराएगा इस बीम को, देखिए ये बीम है इस टाइप से, मान के चलिए ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। तो ये बीम को कैसे रोटेट कराएगा, देखिए तो इस टाइप से रोटेट कराएगा, देखिए तो इस टाइप से घड़ी के डायरेक्शन में। इस पूरे बीम को कैसे रोटेट कराएगा, इस टाइप से घड़ी के डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे मोमेंट में, आर ए इंटू 6 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि आर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या था, 6 था। अब आर ए के बाद अगला लोड कौन सा है, ये 5 किलो न्यूटन का, और मोमेंट कहां मैं जीरो ले रहा हूं, बी पे। तो सी से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 2 मीटर, तो 4 मीटर हो जाएगा। और ये कैसे रोटेट कराएगा बीम को, देखिए तो उल्टे डायरेक्शन में। कहने का मतलब है ये इस टाइप से है और ये ऊपर से लग रहा है, तो बीम को कैसे रोटेट कराएगा, इस टाइप से नीचे की तरफ रोटेट कराएगा, मतलब घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में। तो और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है, 4 मीटर। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, देखिए तो -5 इंटू 4 होगा, -5 इंटू 4। अब इसके बाद अगला लोड कौन सा लग रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि 3 किलो न्यूटन का है, और मोमेंट कहां ले रहा हूं मैं, बी पे। तो 3 से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर प्लस 2 मीटर, 3 मीटर। और ये भी घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में इसको रोटेट कराएगा बीम को, देखिए ये भी घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा तो -3 इंटू 3 हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए अगला और लास्ट लोड कौन सा लग रहा है, ये 4 साइन थीटा का, 4 साइन 45 डिग्री का, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। तो और ये भी कैसा रोटेट कराएगा, देखिए ये भी घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, इसलिए इसको भी हम निगेटिव मानेंगे। तो ये मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए -4 साइन 45 डिग्री इंटू, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, डिस्टेंस क्या है, देखिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इंटू 2, राइट। अब आप बोलिएगा सर एक और लोड है हमको, ये देखिए सर 4 cos थीटा का भी लोड है, और ये कहां, तो बाबू मेरे ये लोड क्या लग रहा है, इसी बी के सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। और मोमेंट तभी पॉसिबल है जब फोर्स हो और परपेंडिकुलर, जैसे मतलब कहने का है अभी तक जो भी फोर्स लग रहा था बीम को ऐसे रोटेट करा रहा था या ऐसे रोटेट करा रहा था, अब ये जो 4 cos 45 का वो कैसे लग रहा है, इस टाइप से, देखिए ये ऐसे लग रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में, देखिए ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पॉइंट पे रोटेशन कराना है, देखिए तो मतलब इसको पुल कर रहा हूं मैं, इस टाइप से पुल। तो क्या ये रोटेशन कराएगा, रोटेशन तो या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, सीधा सीधी रोटेशन तो होगा नहीं। तो कहने का मतलब ये 4 cos 45 सेम बी के लाइन ऑफ एक्शन में है, सेम बी के लाइन ऑफ एक्शन में है, तो क्या इसके वजह से कोई रोटेशन होगा,
नहीं होगा। सिमिलरली एक आरबी है जो बी पे ही लग रहा है, आरबी कहां लग रहा है, बी पे ही, और आप जानते हैं मोमेंट के लिए क्या चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बी पॉइंट की वजह पे फोर्स तो है, इस बी पॉइंट पे आरबी जो है वो तो लग रहा है, लेकिन उसके पास कोई डिस्टेंस नहीं है, इस फोर्स के पास कोई डिस्टेंस नहीं है मोमेंट कराने के लिए, इसलिए इस आरबी को भी हम यहां पे नहीं लेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो वॉल्यूम निकलेगा वो क्या निकलेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आर ए इंटू 6 माइनस कितना हो जाएगा 20, माइनस कितना हो जाएगा 9, माइनस हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। चलिए कैलकुलेटर आप सभी लोग के पास होगा, तो लिखेंगे आप आर ए इंटू 6 माइनस 20 माइनस 9 माइनस 4 साइन 45 डिग्री इंटू 2, तो ये हो जाएगा -34.65 इज इक्वल्स टू 0। अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो मेरा आर ए निकल जाएगा, आर ए निकल जाएगा 34.65 डिवाइडेड बाय 6, तो मेरा आर ए जो निकल के आया वो निकल के आया 5.77 किलो न्यूटन। सॉल्व करके देख लीजिए आप लोग सब, आर ए मेरा इतना निकल गया। अब जब मेरा आर ए यहां पे निकल गया है, अब इस आर ए की वैल्यू को कहां पुट करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 में, तो मेरा आर बी निकल जाएगा। देखिए तो 5.77 प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 10.82, सॉल्व कीजिए आर बी निकल जाएगा, तो 10.82 तो 5.04 माइनस 5.04 या फिर 05 किलो न्यूटन। देखिए आप लोग सब लोग का इतना आंसर आ रहा है क्या, 5.05 किलो न्यूटन, और यहां पे मेरा आ गया 5.77 किलो न्यूटन। आई होप सो कि आप लोग को अभी इतना ही आंसर आया हो, ठीक है, 5.77 किलो न्यूटन, और यहां पे आपको आ गया हो 5.05 किलो न्यूटन। क्लियर है चीज, तो अब मैं इसको रख देता हूं यहां पे। तो आई होप सो कि रिएक्शन आपको निकालने आ गया होगा, और यही था हमारा इन शॉर्ट प्रोसेस रिएक्शन निकालने का। तो आपने देखा कितना सिंपली हम लोगों ने रिएक्शन फाइंड कर लिया आर ए और आर बी। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को लेके आप उसका बहुत इजी वे में आप रिएक्शन जो है फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसी नोट के साथ ये लेक्चर हमारा, ये वीडियो ओवर हो रहा है। अगर आपको रिएक्शन के ऊपर और लेक्चर्स चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे कि आपको और वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए रिएक्शन के, तो मैं और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो आपके सामने करा दूंगा रिएक्शन से रिलेटेड। क्लियर है ये चीज, तो अब टास्क आप लोग को मालूम है। चैनल जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलो, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, ताकि मैक्सिमम लोग वीडियो को यूटिलाइज कर सके और लोगों तक वो सेंड कर सके। ठीक है, तो अब इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को ओवर किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।